नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और एक दिन की छुट्टी के बाद भारतीय बाजार लौटे हैं। एक दिन की छुट्टी कई लोग सोच रहे होंगे क्यों ही हुई, जबकि भारतीय बाजारों में इतनी बढ़िया तेजी मिल सकती थी जो थोड़ी मिली नहीं, क्योंकि जो वीकेंड के इवेंट थे, यानी जो लास्ट छुट्टी के इवेंट थे, उससे पहले दिन भारतीय बाजारों में ग्लोबल मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी थी। कल थोड़ी सी फिजल आउट हुई, वो दोनों को मिला के भारतीय बाजारों में गठजोड़ में थोड़ी ही तेज़ी हाथ आई, लेकिन ये और अच्छी तेज़ी हो सकती थी अगर कल का मार्केट खुला होता तो। लेकिन खैर बाजार में फिर भी तेज़ी आज बढ़िया है और तेज़ी के अगर हिसाब से देखा जाए तो 1500 अंकों के आसपास की तेज़ी आज सेंसेक्स में आते हुए दिखाई पड़ रही है। एंड निफ्टी भी लाइकवाइज एक बढ़िया तेज़ी के साथ ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 400 या फिर कह दीजिए 500 अंकों की तेज़ी, 2.5% का उछाल यहाँ पर है। मिड कैप इंडेक्स 1.5%, 2% ऊपर है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.5% तेजी है। निफ्टी बैंक 2% ऊपर है। एडवांस डिक्लाइन हर 2200 शेयर तेजी में है और 200 शेयरों में बिकवाली, यानी कि हर एक शेयर की गिरावट के सामने करीब 10 शेयर ऐसे जो कि तेजी में कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा सेक्टर वाइज आज मेटल लीड कर रहा है, 4.5% की शानदार तेजी यहां पर है। एनर्जी 3.25% ऊपर और फार्मा करीब 2.5% की तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एफआईएस ने बिकवाली की थी बीते सत्र में करीब 4,300 करोड़ रुपए की। लेट्स सी आज ये नंबर कैसा आता है। लेकिन बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ पुणे से आस्था मैम मौजूद हैं। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैम आपको भी ऐसा फील हुआ क्या कि कल बाजार खुला रहना चाहिए था, एटलीस्ट थोड़ा रिस्पाइट ज़्यादा आ जाता, लेकिन ठीक है जो मिला मिला। कैसा लग रहा है मैम मार्केट अभी? गुड आफ्टरनून सुमित। देखिए, कल का बाजार अगर खुला रहता, लेकिन उठा पटक इतनी थी कि कल हम तेजी करके जाते और आज फिर जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में एक सेल ऑफ आया है, तो ये तो वॉलेटाइल हो रहे हैं बहुत लोग, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है। मुझे तो लग रहा है जितनी शांति रहे उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये इस तरह का मार्केट है कि थोड़ा इसमें सावधानी से ही काम करना ज्यादा बेटर रहेगा। अभी जल्दबाजी में कुछ बाय और सेल के पोजीशन ज्यादा बड़े बड़े ना लें, क्योंकि रोज एक नई कहानी आ जाती है और उठापटक हमें देखने को मिलती है। तो मैम मार्केट कैसा दिख रहा है अभी आपको? निफ्टी बैंक गैप अप हुआ, गैप अप को सस्टेन किया, हालांकि टूटा नहीं लेकिन भागा भी उतरा नहीं, रुका खड़ा है वहीं पर ही। सो क्या मार्केट वेट एंड वॉच मोड में है कि करना क्या चाहिए बाजार में? और अभी सब कुछ मतलब क्लूलेस है, मार्केट भी क्लूलेस है, हम भी क्लूलेस है कि कल को क्या आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। सो कैसा देख रहे हो आप मार्केट को? देखिए, मार्केट में अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से अभी जिस तरह का मार्केट है, थोड़ा सा इसमें सावधानी से काम करना पड़ेगा। वॉलेटाइल मूव्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी की बात करें तो जिस तरह से निफ्टी अभी 22,897, तो 22,900 एक काफी काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो कि निफ्टी को अगर पार करता है, निफ्टी उसके ऊपर टिकता है, तो मुझे लगता है थोड़ी और तेजी बनती भी हमें देखने को मिल सकती है। तो मैं 22,000 के लेवल को अभी तो क्लोजली वॉच कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा गैप नहीं है। 22,923 का आज का हाई है, तो बस उसी के ऊपर टिक जाए आने वाले 1.5 घंटा जितना भी हमारा ट्रेडिंग सेशन बचा है, तो फिर थोड़ी सी निफ्टी और तेज होगी। बट सुमित जी, अभी भी सजेशन यही है कि ओवर द वीकेंड कोई भी पोजीशन कैरी करके ना जाए, इधर ऑन इधर साइड, चाहे से लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, क्योंकि ये मार्केट को अभी कोई नहीं समझ सकता और ये मार्केट टेक्निकल से भी पार है। जिस तरह से रोज एक न्यूज फ्लो आता है, उससे पूरे मार्केट की दशा और दिशा अभी तो निर्धारित हो रही है। तो बेटर यही है कि थोड़ा सावधानी से करें। इंट्राडे में जो लेवल्स आ रहे हैं बस उन्हीं को फॉलो करें, लेकिन कोई बड़ी पोजीशन कैरी करके ना ले जाएं। जो रखा हुआ है बस उसी को होल्ड करके एक बार मार्केट को स्टेबलाइज होने दें। तो एक बार मार्केट स्टेबलाइज होने दीजिए, उसके बाद कुछ काम करेगा वो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा अब जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। कहां कहां पर आज खरीदारी है, कहां बिकवाली। आज खरीदारी जबरदस्त है। आज मेटल में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक आया है। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील तीनों ही जोरदार तेजी में है और ट्रेंड यहां पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। आज बिकवाली वाले शेयर मिलेंगे बहुत कम, और जो थोड़ी बहुत बिकवाली है वो एशियन पेंट्स में है, अपोलो हॉस्पिटल में है, नेस्ले में। एफएमसीजी थोड़ा सा बैकफुट पे चला गया आज। इसके अलावा आज मिड कैप में भी खरीदारी में मेटल आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, प्लस जो बाइंग है वो सिलेक्टिव केमिकल में है। एसआरएफ, पीआई इंडस्ट्री, यूएस एक्सपोजर का इंपैक्ट यहाँ आपको दिख रहा है। डिक्सन टेक यहाँ पे खरीदारी है। ओबरॉय रियल्टी में खरीदारी देखने को मिल रही है। आज मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर है मुथूट फाइनेंस में, मैक्स हेल्थ केयर में, एस्ट्रल लिमिटेड में और कोलगेट में, जहां पर तेज बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। स्मॉल कैप साइड पर आज जहां खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी उसमें वेल्सपन इन्वेस्टमेंट है, लॉरस लैब्स है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, एफल इंडिया है, यहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। आज बिकवाली वाली साइड पर आज जहां बिकवाली देखने को मिल रही है उसमें केफिन टेक है, इजिस लॉजिस्टिक्स है, नारायण हृदयालय है और 5 स्टार फाइनेंस है, जहां पर थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिल रही है। आसाम में मेटल स्पेस सबसे ज्यादा टूटा और आज सबसे ज्यादा कमबैक भी है।
क्या ये सस्टेनेबल कमबैक है या नियर टर्म मूव है? आप शायद एक पुल बैक देख रहे हो, स्टॉप लॉस साथ ही कैरी करो इसको। बिल्कुल, मेरे को भी यही लगता है कि अभी ये पूरा न्यूज बेस्ड जिसे हम कहते हैं मार्केट चल रहा है, और उसी हिसाब का कमबैक भी ये लग रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर ब्रेक हो जाएंगे तो माइट भी ये जो कमबैक आया है ये थोड़ा सा सस्टेनेबल लगेगा, लॉन्ग टर्म के लिए लगेगा। अगर मैं निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात करूं, 8220 के आसपास चल रहा है, मोटा मोटी 8420, यानी कि यहाँ से भी 200 पॉइंट की तेजी और दिखाता है ये इंडेक्स, और उसके ऊपर के क्लोज देने चालू करता है, तो फिर मानना चाहिए कि हाँ, ये जो मेटल में तेजी आई है ये थोड़ी सस्टेन कर सकती है, ये थोड़ी लंबे समय के लिए हो सकती है। बट अभी तो एक मोमेंटरी तेजी लगती है, और उसी हिसाब से यहाँ पे राय रहेगी कि अगर बाइंग पोजीशंस ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ले, या फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ले। शॉर्ट टर्म में लेना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, बाकी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड करें। नई पोजीशन से थोड़ा सा अभी भी दूर रहें, मेरी सलाह यही रहेगी। तो नई पोजीशन से भी दूर रहें। अगर आप पोजीशन ले रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही एंटर करें। आउटराइटली सिर्फ बने रहना या लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो देख संभल के ही आप पोजीशंस को ऐड करिएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। और अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी आस्था मैम से कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9311121874, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप money9query@tv9.com इस पर भी सवाल भेज सकते हैं और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम आपके साथ फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव मौजूद रहने वाले हैं। आप वहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधे सीधे अपना सवाल पूछ सकते हैं, आस्था मैम से बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा अब पहला सवाल आया है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स को लेकर। 352 रुपए के दाम पर खरीदारी है और पेटीएम 556 रुपए के दाम पर खरीदारी है। इन दोनों में लॉन्ग टर्म के लिए क्या किया जाए? मैम आज वैसे भी ट्रांसफार्मर स्पेस पूरा ही बढ़िया तेजी में है, वोल्टैम खरीदारी में है, टैरिल खरीदारी में है। आप इन दोनों पे क्या राय रख रहे हो? देखिए, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स की बात करें, अनडाउटेडली स्ट्रॉन्ग जो रिजल्ट्स आए थे उसी का यहाँ पे एक तरह से रिवॉर्ड स्टॉक प्राइसेस में हमें देखने को मिल रहा है। ये काउंटर ऐसा है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आए हुए हैं तो मार्केट में ऑप्टिमिज्म क्रिएट करेगा। और मेरे हिसाब से 580 तक के जोन में हमें ये इनिशियली जाते हुए नजर आएगा। सो काउंटर में होल्ड करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करें, क्योंकि इनकी खरीद काफी अच्छे लेवल पे है, 360-62 के आसपास है। तो स्टॉप लॉस लगा ले किसी भी वजह से, क्योंकि मार्केट इतने वॉलेटाइल है, उठा पटक हुई तो कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस लगा रहेगा तो सेफ रहेंगे। कितने पे स्टॉप लॉस लगाना है? 490 पे। थोड़ा मैं डीप स्टॉप लॉस दे रही हूँ इस काउंटर पे, लेकिन 490 का अहम लेवल है, क्योंकि वहां से ही इसने एक रैली पकड़नी चालू करी थी जब ही रिजल्ट्स आए थे। तो 490 के स्टॉप लॉस के साथ टाइटली होल्ड कर लीजिए। इनिशियल टारगेट पहला तो 580 और फिर 620 के भी हमें देखने को मिलेंगे। दूसरा सवाल इनका कौन सा? पेटीएम मैम, पेटीएम। जी जी। पेटीएम की बात करें, 197 कम्युनिकेशंस का जो चार्ट है वो अभी मीडियम टर्म में थोड़ा सा ठीक बन रहा है और शॉर्ट टर्म में भी ठीक बन रहा है। सुमित जी, इनकी कॉस्ट प्राइस बताएंगे एक बार? मैम इन्होंने खरीदारी की है 556 रुपए के दाम पे। एक तो बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे लेवल सुनने को मिलते हैं, तो हमें भी तसल्ली रहती है कि यहाँ किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है। इसमें भी बने रह सकते हैं, क्योंकि चार्ट्स पे एक तेजी बन रही है जस्ट उसी को बुनाने के लिए, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे 780 का और बने रहेंगे पोजीशन में। और ये जो काउंटर है, मुझे लगता है कि अगर ये तेजी जारी रही और ग्लोबल क्यूज और भी पॉजिटिव आते रहे तो फिर ये काउंटर नेक्स्ट जो तेजी दिखाएगा वो 900 तक की दिखा सकता है, 900 से 920 तक के लेवल्स की। बिल्कुल होल्ड करना है दोनों ही काउंटर्स को, लेकिन स्टॉप लॉसेस के साथ जो पर्टिकुलरली इनकी पोजीशन को देख के दिए गए। तो 900 920 के आसपास अपनी पोजीशंस पे बने रहें, कि टारगेट्स यहाँ पे देख सकते हैं, बने रहिए। जो स्टॉप लॉस दिए गए हैं उनके साथ इन दोनों पोजीशंस के अंदर। इसके अलावा एक सौरभ जी का सवाल आया है आपके लिए, आपके प्रशंसक भी हैं काफ़ी और आपकी सलाह से इनको बहुत अच्छे फायदे भी हुए हैं। तो चेन्नई पेट्रो का ये टारगेट पूछ रहे हैं, करीब करीब 612 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। क्या इसके अंदर बने रहें या निकल जाए? देखिए, 612 के खरीदारी है और चल रहा है 619, तो अभी तो ये जो खरीदारी की है उसमें बहुत बड़ा फायदा तो नहीं हो रहा, बट एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपनी कॉस्ट प्राइस का लगा के एक बार चाहे तो बने भी रह सकते हैं, क्योंकि ये काउंटर में अगर थोड़ी सी तेजी लौटी, एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस ब्रेक करना जरूरी है 630 का। अगर वो लेवल ये पार कर लिया, क्योंकि वहां पे मल्टीपल रेसिस्टेंस है 630 के स्तर पे, तो वो जरूर एक ध्यान रखें। 630 का लेवल अगर क्लोज करता है, यहाँ पे हम क्लोजिंग हमेशा ट्रैक करेंगे, सिर्फ इंट्राडे के मूव्स नहीं ट्रैक करेंगे। उसके ऊपर की क्लोजिंग देने लगता है
तो फिर ये काउंटर फर्दर पॉइज हो जाएगा 650 660 के स्तर तक। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो कॉस्ट प्राइस का ही स्टॉप लॉस लगा के अभी पोजीशन को होल्ड कर लें। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो कॉस्ट प्राइस को एज अ स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशंस को होल्ड करें, वो ज़्यादा बेटर है। अब हमारे साथ हिमांशु जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए भोपाल से। हिमांशु जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार हिमांशु जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास इन्फोसिस के 75 शेयर्स हैं एट 1530, तो अभी एवरेज कर सकते हैं, होल्ड करना चाहिए या सेल? इन्फोसिस, राइट? हाँ जी। तो हिमांशु जी आपका वैसे नजरिया क्या रखा है आपने? सर 3 to 6 मंथ्स के लिए मैं होल्ड कर सकता हूँ। 3 से 6 महीने के लिए। तो आशा मैम क्या किया जाए? इन्फोसिस 1530 के दाम पर खरीदारी है और जिस तरह की एक हैवी सेल ऑफ आईटी में आया है या आ रहा है अभी भी, क्या करें अब ये इन्फोसिस में? बने रहें, निकल जाएं? आप कैसे रीड कर रहे हो टीसीएस के नंबर्स को देखने के बाद? देखिए, पहला तो 17 अप्रैल को इसके रिजल्ट्स हैं, तो मैं जी। एक रिजल्ट डेट जरूर बता देती हूँ कि 17 तारीख को इसके रिजल्ट हैं। तो वहां तक अगर वेट करना है, क्योंकि टीसीएस के भी जो नतीजे आए थे उसमें थोड़ा सा नतीजों में भी मुझे लगता है कि इतना फायरवर्क्स तो बिल्कुल था नहीं। कमेंट्री भी इतनी खराब नहीं थी, लेकिन एक मिले जुले नतीजे बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि इन्फोसिस भी उसी तर्ज पे देगा, क्योंकि थोड़ा ग्लोबल एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट अभी भी अनसर्टेन है। दूसरी तरफ आज भी जो न्यूज फ्लोज हम देख रहे थे कि पेंटागन की तरफ से कुछ एक कंपनीज को दिए गए ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं या इस तरह की न्यूज है, तो थोड़ा आईटी सेक्टर तो अभी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। रिस्क ले सकते हैं, तो एक बार रिजल्ट्स तक वेट करते हैं, देखते हैं रिजल्ट्स में क्या आता है। थोड़ा रिस्की जरूर मैं यहाँ पे एक ट्रेड आपको लेने को बोल रही हूँ, लेकिन वहां तक अगर रुक सकते हैं तो एक बार वेट कर लीजिए। दूसरी तरफ अगर मैं टेक्निकली भी बात करूं तो 1475 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से भी हम मान के चले तो 50-55 पॉइंट ऊपर की मैं बात करती हूँ, उसके ऊपर निकल के ये क्लोज देने लगता है तो फिर ये वापस से तेजी का भी दावेदार हो जाएगा। तो टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों ही फैक्टर्स मिला के मैं एक ही बात बोलती हूँ, रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड कर लीजिए एटलीस्ट टिल रिजल्ट्स, जो कि 17 अप्रैल को स्केड्यूल है। तब तक बने रहेंगे स्टॉक में, और स्टॉप लॉस चाहे तो थोड़ा सा 1300 के आसपास का लगा ले। थोड़ा डीप स्टॉप लॉस मैं दे रही हूँ, लेकिन इतना उठा पटक है कि छोटे मोटे स्टॉप लॉस तो एक ही दिन में ट्रिगर हो जाएंगे। तो 1300 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार तो होल्ड कर ले। सब कुछ अच्छा हो गया तो 1500 तक भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है 1475 का लेवल पार होना, और उसके बाद 1500 नहीं, 1500 के ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए एटलीस्ट, और लॉन्ग टर्म नहीं तो रिजल्ट्स तक तो होल्ड करिए। तो पहले तो आप 17 अप्रैल जो रिजल्ट की तारीख है वहां तक तो आप इस पर नज़र रखिए, लेकिन अगर आप समय दे सकते हैं तो लंबी अवधि के लिए कोई खराबी नहीं है। कंपनी अच्छी है, समय थोड़ा खराब है, लेकिन ठीक है, स्टॉप लॉसेस आपको बताए गए हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है अदानी ग्रीन के ऊपर। वाघेला साहब का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि किस भाव पर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। मैम आप क्या राय रखते हो, खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं? अगर करनी चाहिए तो किस भाव पर? देखिए, जिस तरह से चार्ट्स की पोजीशन बनी हुई है यहाँ पे, खरीदारी करने के लिए थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि चार्ट्स अभी भी पूरी तरह से सुधार के फेज में नहीं आए हैं। थोड़ा सा आज ठीक हुआ है, आज तो मार्केट के एक मूवमेंट के साथ सभी स्टॉक्स में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन अगर इसमें खरीदारी करनी है तो मेरे हिसाब से थोड़े ऊपरी स्तरों पे करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जरूर मैं ऊपर के लेवल दे रही हूँ, लेकिन वहां पे सर्टेनिटी काफी आ जाती है। तो तकरीबन 930 के ऊपर के लेवल्स पे देखिए, यहाँ से भी 40 पॉइंट ऊपर अगर ये क्लोज देने लगे तब खरीदारी करेंगे। थोड़ी खरीदारी जरूर ऊपरी स्तरों पे रहेगी, लेकिन वहां पे कन्विक्शन बहुत अच्छा रहेगा। तो बस उतना अगर इंतजार कर सकते हैं तो अभी होल्ड करें अपनी खरीदारी की इच्छा को, और उसके ऊपर फिर खरीदारी के मौके ढूंढे, अभी रुक जाए। तो अभी आप रुक जाएं, थोड़ा समय दें और खरीदारी अभी ना करें। लेकिन हाँ, सिचुएशन आज थोड़ी बेहतर है, आज की बेहतर सिचुएशन को आप हमेशा की बेहतर सिचुएशन मान के अभी एंटर ना करें, थोड़ा समय और दे दीजिए। आईओसी 143 रुपये के दाम पे रेणु सिंघल जी ने ले रखा है, क्या इन्हें बने रहना चाहिए कंसीडरिंग जो क्रूड के प्राइसेस हैं, या निकल जाना चाहिए? 133 पे लिया है इन्होंने, राइट? इन्होंने 143 पे मैम। 143 हाँ, देखिए आईओसी की बात करें तो ये चार्ट आज तो इसने बहुत ज्यादा कुछ मोमेंटम दिखाया नहीं है। एक बार होल्ड कर लीजिए, बेटर रहेगा स्टॉप लॉस के साथ। और काफी इंपॉर्टेंट एक लेवल जो ये बार बार सपोर्ट पकड़ रहा है वो 127 के लेवल पे है। तो 124
वैसे 127 के लेवल पे, लेकिन थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस रखें 124 के जोन में। 124 के जोन में स्टॉप लॉस रख के अभी तो पोजीशन को होल्ड करें। मुझे लगता है कि वापस से ये रिबाउंड होना चाहिए, क्योंकि चार्ट्स पे आज थोड़ा सा खास मोमेंटम नहीं है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव होना चाहिए ये काउंटर। सो बने रहे 124 के स्टॉप लॉस के साथ। इमीडिएट अगर इसने 134 का लेवल तोड़ा तो फिर और भी अच्छी तेजी आएगी, जो डेफिनेटली इनकी कॉस्ट प्राइस इनको दिखाती हुई नजर आएगी 143। तो आपको ये एक राय दी गई है खास तौर से कि करना क्या है इस तरह की तेजी में आईओसी के अंदर। इसके अलावा एक हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज पर रुशित परमार साहब का सवाल है। इन्होंने ये पूछा है कि क्या करें, आईपीओ पर इनको मिला था, अब ये बने रहें या निकल जाएं। मैम, हेक्सावेयर पे आपने उस समय भी काफ़ी राय दी थी जब आईपीओ आया था, अब क्या करा जाए इसमें? देखिए, लेकिन जिस तरह से उसके बाद पूरा एक मूड माहौल ऐसा चेंज हुआ है कि किसी के भी सोच के परे था, और उसी हिसाब से थोड़ा सा ये अभी डीप कट्स दिखा रहा है। मेरे हिसाब से एक बार तो इसमें निकल जाइए, थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा प्रॉफिट कम होगा लेकिन अभी कैपिटल लूज नहीं करनी। फिर वापस से एंट्री के मौके हमें लेटर ऑन मिलते रहेंगे, जब थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, मे बी 6 महीने 8 महीने बाद, तो आप वापस से एंट्री करिए, क्योंकि कंपनी में कोई खराबी नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट अभी खराब बना हुआ है पूरी आईटी स्टॉक्स के लिए, क्योंकि अनिश्चितता बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा इसमें आप बुक कर ले प्रॉफिट और निकल जाए, अभी तो यही सलाह रही। तो आपके लिए राय है कि आप थोड़ा सा मुनाफा लेकर, जो भी आपका मुनाफा है उसे लेकर निकल जाइए। आस्था मैम की बात बिल्कुल सही है, ये सिचुएशन ऐसी नहीं है जहां पर आप रिस्क लें। यहाँ पर आपको जो भी मिल रहा है पहले आप वो लेकर साइड में खड़े रहें, जब तूफान थम जाए तब आप दोबारा एंट्री कर लें, कोई हार्म नहीं है। 2 रुपये महंगा आएगा लेकिन सर्टेनिटी के साथ आएगा, उसको आप ध्यान रखिएगा। मनीष सोलंकी साहब का एक सवाल आया है आयरेडा को लेकर। इन्होंने 2000 शेयर खरीद रखे हैं 208 रुपये के दाम पर, पिछले 6 महीने से होल्ड कर रहे हैं। प्रॉफिट में आने के लिए कब तक होल्ड करना चाहिए, कंसीडरिंग कि ये पिछले साल का आउट परफॉर्मर है? क्या किया जाए आस्था मैम? हाँ जी, देखिए बिल्कुल 208 की इनकी खरीदारी है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय लगेगा, कितना, कुछ महीने, इतना तो मान के चले। तो वो एक बात जरूरी है, इन्होंने जो 6 महीने पहले लिया था, मुझे लगता है अब उसका टाइम बढ़ा दीजिए। ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये मान लीजिए कि साल भर तक भूल जाइए, 1.5 साल तक भूल जाइए, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है। काउंटर में कोई खराबी नहीं है, लेकिन मार्केट खराब है, और खराबी नहीं है इसीलिए मैं सिर्फ होल्ड करने के लिए बोल रही हूँ, निकलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। नुकसान नहीं बुक करना है, बने रहिए पोजीशन पे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पे अगर लगा सकते हैं तो 136 का लगा लीजिए, लेकिन ये मान के चलिए कि 6 महीने और लग सकते हैं कॉस्ट प्राइस को देखने में, उतना समय लग सकता है। उससे पहले आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतना पेशेंस तो बिल्कुल रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट की स्थिति भी उसी हिसाब से बनी हुई है। तो मार्केट की सिचुएशन सच में थोड़ी सी वीक या वोलेटाइल साइड पर है, तो जरा उनको आप ध्यान रखिएगा। मनोज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ से बातचीत करने के लिए। कुमार साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार कुमार साहब, क्या सवाल है आपका? सर अशोक लीलैंड के शेयर 80 और कोल इंडिया के 100 शेयर। ठीक है। कोल इंडिया के सर 451 के रेट से। ठीक है। और 228 के रेट से। तो सर ये खरीदारी कब की है दोनों में? ये तो 3-4 महीने हो गए, 4 महीने। और कितना समय आप इसे और दे सकते हो? अब सर आप बताइए क्या करें, आपसे तो। आपने कोई अवधि तय कर रखी है कि हाँ इतनी अवधि आप रखोगे? नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो क्या करा जाए आस्था मैम? अशोक लेलैंड 280 के दाम पर है और कोल इंडिया भी इनके पास है, दोनों ही शॉर्ट टर्म के लिए है, करा क्या जाए दोनों में? देखिए, एक अच्छी बात अशोक लेलैंड में जो लग रही है ऑन चार्ट, स्पेशली मैं बोलूँ लास्ट 3-4 दिन से सुमित अगर आप देखें तो लगातार हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, तो वो एक थोड़ा सा उसके फेवर में जाता है। मैं एक और बात बोलती हूँ, ये सारे काउंटर्स फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मार्केट के मूड के हिसाब के नहीं है अभी, और सब जगह गिरावट है। तो वो भी जरूर देखिए कि मार्केट खराब है इसलिए स्टॉक टूटा हुआ है, तो अभी शॉर्ट टर्म का नजरिया लॉन्ग टर्म में बदल दीजिए, तो ही आप इसमें मुनाफा कमा के निकलेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत अनिश्चितता है। कुछ नहीं पता है, आज तेज है कल वापस से टूट जाए मार्केट, कोई भी अगर स्टेटमेंट आ जाती है तो अमेरिका से। सो होल्ड कर लीजिए पोजीशन को, लेकिन अभी अपने लॉन्ग टर्म नजरिए के हिसाब से होल्ड करिए 190 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वीकली चार्ट्स पे 190 का। तो थोड़ा बड़ा लगेगा स्टॉप लॉस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 280 की है, लेकिन चल भी अभी उसके आसपास ही रहा है 208।
बड़ा वैसे नहीं है। 190 के स्टॉप लॉस के साथ सर होल्ड करिए। अभी इनिशियली अगर तेजी भी आई तो 230 तक पहला ये काउंटर जाएगा, और उसके बाद अगर हम देखें तो 250 तक जाने की फिर ये कोशिश करेगा। तो 280 को आने में इसको 2-3 पड़ावों को क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसीलिए समय आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए 6 महीने के आसपास, और बने रहिए अपनी पोजीशन में अगर नुकसान नहीं बुक करना है तो। दूसरी तरफ कोल इंडिया की अगर हम बात करें तो कोल इंडिया भी एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छा है, डिविडेंड यील्ड्स अच्छी आती है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी बने रहिए बिल्कुल। और इसमें स्टॉप लॉस इनकी कॉस्ट 208 की है कोल इंडिया में। जी नहीं, इनकी कॉस्ट 500 रुपए के इर्द गिर्द है शायद कोल इंडिया की। 500 के आसपास की, अच्छा। तो बहुत टाइम लग जाएगा सर, लेकिन आप होल्ड कर लीजिए, और ये दोनों ही आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक मान के 1 साल के नजरिए के हिसाब से बने रहे तो बेटर रहेगा। स्टॉप लॉस 370 का लगाइए और बने रहिए कोल इंडिया में भी। और इसमें भी बड़े बड़े रेसिस्टेंस है जिन्हें तोड़ना जरूरी है आपकी कॉस्ट प्राइस आने तक। तो साल भर के लिए एक बार छोड़ दीजिए इस काउंटर को। और इनिशियल टारगेट अभी तो इसमें 410 और 440 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो आपको थोड़ा समय तो यहाँ देना पड़ेगा, और उसके हिसाब से ही आप यहाँ पर कॉल लीजिएगा। कंपनियाँ दोनों अच्छी हैं, बट दोनों के दोनों में आपको नज़रिया अब बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा सुंदरम फास्टनर विनय कुमार जी के पास है करीब करीब 1393 रुपये के दाम पर। आप क्या राय रखते हो मैम इस पे? हाँ जी बिल्कुल। सुंदरम फास्टनर्स का काउंट, एक मिनट, मेरे चार्ट्स पे यहाँ पे थोड़ा आने में टाइम ले रहा है, माफी चाहूंगी जी। बिल्कुल कितनी कॉस्ट प्राइस है मैम सुंदरम फास्टनर्स की? 1393। 1393 की है, 883 अभी चल रहा है। सुमित जी क्या है ये बोले आप बताइए। इतना टूट चुके हैं स्टॉक्स की, जी मैम। निकलने को बोलेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो अभी तो एक बार होल्ड कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा। इतने बड़े नुकसान को बुक ना करें, अभी 830 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। लेकिन ऊपरी स्तरों पे मेरे को लगता है कि एक बार ये 930 और उसके बाद 1000 तक जाने की कोशिश करेगा, तब वापस से पोजीशन को रिव्यू करवाइए। अभी तो बने रहें एक बार, क्योंकि ये इतना अनसर्टेन है कि हो सकता है आगे जाके थोड़े जो हमें एक्सटेंशन मिला है 3 महीने का, उसमें मार्केट्स भी यहाँ पे बढ़िया मजबूत हो जाए। अगर अर्निंग्स ने सपोर्ट किया, डॉलर तो ऑलरेडी सपोर्टिव हो चुका है, तो बस उसी एक ऑप्टिमिज्म पे बने रहने की सलाह दें। तो असल में ऐसी सिचुएशन बहुत सारे स्टॉक्स में हमें मिल रही है जहां पर हमने खरीदा था 1500 रुपये में या 1600 रुपये में, वो शेयर आधे हो गए हैं, 40% नीचे आ चुके हैं, 60% नीचे आ चुके हैं। कंपनियां ठीक हैं, लेकिन उसमें करें क्या? इतने बड़े गैप के बाद बेचने की हिम्मत भी नहीं होती, और फर्दर खरीदने की सलाह भी बन नहीं पा रही क्योंकि अनसर्टेन है माहौल। सो करा क्या जाए ऐसी सिचुएशन में? देखिए उन स्टॉक्स को ट्रैक करते रहें। जैसे सुंदरम फास्टनर्स को मैंने क्यों होल्ड करने को बोला, क्योंकि नतीजे अच्छे थे सुमित जी। 30% का बॉटम लाइन जंप Q3 FY25 में इस काउंटर ने दिखाया था। तो यानी कि फंडामेंटल इतने खराब नहीं है कि इसमें तुरंत एग्जिट करके और अपने आप को सेव किया जाए। तो वहां पे मैं वो भी एक कॉल उस हिसाब से भी देख रही हूँ कि फंडामेंटली अगर ठीक है तो क्या इन लेवल्स पे इतने बड़े बड़े नुकसान बुक करवाने हैं या थोड़ा सा रुकना है, क्योंकि मार्केट का भी अभी कुछ समझ में आ नहीं रहा कि कहाँ जाएगा। दूसरी तरफ इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी बराबर इंडस्ट्री के बराबर की है, 33 के पी मल्टीपल पे आता है, तो वहां पे थोड़ा सा एक इश्यू हो सकता है। बाकी ग्रोथ तो आ रही है बॉटम लाइन में, तो फंडामेंटली देख लीजिए। अगर अच्छे काउंटर्स लगते हैं, वैल्यूएशन वाइज ठीक है, तो ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये आप जरूर उम्मीद रख सकते हैं। और अब रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है, तो बिल्कुल रिजल्ट्स पे पैनी नजर बनाए रखें, चाहे हम बोले नहीं बोले। लेकिन मैं सभी दर्शकों से यहाँ पे एक निवेदन करती हूँ कि बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे आप एक बार रिजल्ट जरूर देख लें, वहां से बहुत बड़ी दिशा आपके पोर्टफोलियो को मिल सकती है, जो जो स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। और मैनेजमेंट की कमेंट्री को भी जरूर सुने। अगर मैनेजमेंट आगे भी पॉजिटिव है और आपको अभी भी नुकसान हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैनेजमेंट पॉजिटिव है तो अच्छा परफॉर्मेंस आगे जाते हुए वो कंपनी दिखा ही देगी, देर सवेर। तो आपको एक राय दी गई है कि अगर कभी भी आपका पोर्टफोलियो नीचे आ गया है, अब स्टॉक अच्छा है और नीचे आ गया है, तो एटलीस्ट वेट एंड वॉच करिए, नंबर्स देखिए, फिर कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। सिर्फ भय के माहौल को देख के आप ये फैसला ले लें, वो भी ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक आस्था मैम आपसे सवाल आया है आइनॉक्स विंड को लेके, हरीश जी का। इनके पास 185 रुपये के दाम पर खरीदारी है, करना क्या चाहिए? आज तो बढ़िया चला है शेयर, अभी क्या करें? जी 185 के दाम पे खरीदारी है तो बिल्कुल होल्ड कर लीजिए, आज बढ़िया चला है। और मैं तो यही सोच रही हूँ कि कैसे भी करके एक बार 157 158 के ऊपर बस ये क्लोज करने लग जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस वहां पे प्लेस्ड है। अगर उनके ऊपर के क्लोज देने लगा तो फिर ये और तेजी में चला जाएगा।
जो हम सब चाहते हैं। तो अभी तो होल्ड कर लीजिए, स्टॉप लॉस 136 का पोजीशन पे रख लीजिएगा और पोजीशन पे बने रहे। इनिशियल टारगेट 162 का है, लेकिन जो मैंने लेवल्स बताए उनको भी जरूर क्लोजली वॉच करें। 57 के ऊपर जाने लगे तो अच्छा तेज हो जाएगा, और उसके बाद 170 175 तक भी जाने की गुंजाइश ही काउंटर रखें। ओके, तो अभी आप फिलहाल बने रहे, लेकिन लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड कैसे नंबर आते हैं। प्रवीण जी का एक सवाल आया है कर्नाटका से, वो डेली व्यूअर भी है हमारे। जोमेटो है उनके पास 260 रुपये के दाम पर, और मीडियम टर्म में स्टॉक को आप कैसे देख रहे हो और कहां पे स्टॉप लॉस का रखा जा सकता है? सुमित जी, ये एक ऐसा काउंटर पे जिसपे आपको विविध ओपिनियन, जिसे हम बोलते हैं ना, हर तरह की ओपिनियन आ रही है। कोई बोलते हैं निकल जाइए, कोई बोलते हैं कि ये अब चलेगा। तो ये काउंटर पे बहुत मिक्स्ड ओपिनियन रहती है हमेशा से। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स को स्टडी करूं तो चार्ट्स अभी ये बोल रहे हैं कि थोड़ी गुंजाइश है अपसाइड में जाने की। कहां तक की? 230 तक की। तो वहां तक जाने की जरूर ये कोशिश कर सकता है काउंटर। होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से पोजीशन को 198 के स्टॉप लॉस के साथ। 230 का इनिशियल टारगेट रहेगा। 230 32 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम कर रहा है इटर्नल के लिए, जो कि जोमेटो, पुराना जोमेटो था। तो वहां का अगर रेजिस्टेंस तोड़ा तो फिर ये और तेज हो जाएगा। होल्ड करने की सलाह। इटर्नल नया नाम है इसका, और इटर्नल को फिलहाल आप बने रह सकते हैं इसमें। और ये बात सही है कि इस पर ओपिनियन सबका अलग अलग है। कोई इसमें खरीदारी की राय देता है, कोई बिकवाली, कोई बने रहने की, कोई दूर रहने की। तो इस तरह की चारों राय यहाँ पर हम आमतौर पर सुनते ही रहते हैं। चलिए अब कपूरथला चलते हैं, वहाँ पे हमारे साथ अरविंद सिंह साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार। हाय, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सिंह साहब, नमस्कार। क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास पहले रिलायंस के शेयर थे 1253 पे 2500, और आज 25 छोड़ लिए, 7 हो गए। तो अब आप कितना समय और दे सकते हो उसे? सर आप बताओ क्या करना चाहिए, कितना टाइम रखना चाहिए? नहीं, वैसे आपने क्या सोच के लिया इसको? मैंने यही 14-1500 तक आएगा, एग्जिट कर दूंगा। ओके, तो आपको सिर्फ 200-250 रुपए चाहिए इसमें, राइट? हाँ, नहीं, अगर जरा मैं रख भी चाहता साल 2 साल की, ऐसी बात नहीं। चलिए, आज समय कंपनी अच्छी है, देश की सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। मतलब कहने के लिए इसमें बहुत कुछ है, और लेकिन शेयर अपने साल के निचले स्तरों के आसपास ही घूम रहा है। सो इन्होंने खरीदारी की। आमतौर पे सब जानकार 1080, 1050 के लेवल्स बता रहे हैं, जो कि सेफ जोन है। आप क्या मानते हो इसे? देखिए, आज तो जो मूव आया है, मतलब इनफैक्ट लगातार 2-3 दिन से ये थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, ट्रैक्शन आ रहा है इसमें देखा जाए तो वो एक मूव थोड़ा सा पॉजिटिविटी का संकेत दे तो रहा है काउंटर पे। इसलिए बने रहिए सर। और मेरे हिसाब से अब आपने इतना गिरावट देख लिया, 1114 का लो बनाया है इसने, और फिर ये एक इम्प्रूवमेंट दिखाया है। तो अभी ना निकले, बेटर रहेगा। थोड़ा सा बोल्ड कॉल है क्योंकि मार्केट इतना खराब है, और सर की इच्छा भी हो रही है कि अब कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया तो मैं निकल जाता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से एक बार रुक जाइए। और इसमें 1240 का बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, माफ कीजिए। अगर वो 1240 के ऊपर निकल गया तो थोड़ा सा तेज हो जाएगा, और शायद आपको ऊपरी स्तरों पे 1280, 1290 तक निकलने के मौके देगा। मैं छोटे छोटे टारगेट्स ही दे रही हूँ अभी, लेकिन एक बार इसमें अगर रिस्क ले सकते हैं तो मेरे हिसाब से होल्ड कर लीजिए, अभी इसमें निकले ना। तो अभी आप इसमें बने रहिए, इसमें निकलने की कोशिश ना करिए। ये आपको एक राय दी गई है, और अच्छी कंपनी है, अच्छे दाम पर है। आप वेट करिए, शायद आपके लेवल्स भी आएंगे और अच्छे गेंस भी आएंगे, तो आप बने रहिए, ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा एक सवाल आया है एम्बर एंटरप्राइजेस पर 6003 रुपये के दाम पे अनीश सिंह साहब ने इसे खरीद रखा है। पूछ रहे हैं कि मैम इसमें टारगेट्स क्या रहेंगे और स्टॉप लॉस क्या रखें? जी बिल्कुल। एम्बर एंटरप्राइजेस की बात करें तो ये काउंटर अभी पहला तो चलो अच्छा है कि इनको मुनाफा हो रहा है, तो वो एक हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी चीज है। 6000 के दाम पे खरीदा है, तो स्टॉप लॉस भी 6080 का रख लीजिए। और टारगेट अभी क्या रखना है, तो मेरे हिसाब से इसमें टारगेट इनिशियली ये, क्योंकि बड़ा रेसिस्टेंस बार बार 7200 पे फेस कर रहा है। पहला इनिशियल छोटा टारगेट 7000 का, फिर 7200, तो वहां तक जाने की गुंजाइश है स्टॉक में, प्रोवाइडेड कि ये एक बार 69 अभी जो लेवल है उसी के ऊपर के ये क्लोज देने लग जाए। तो मेरे हिसाब से 6600 के ऊपर के क्लोज देने लगा तो ये तेज होके 7000 तक की चाल दिखा सकता है। पहला टारगेट वहीं पे रख लीजिए, और स्टॉप लॉस मैंने आपको 6080 का दिया है। एंड कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड कि बस ऊपर की तरफ ये चलने लगे, क्योंकि लग तो रहा है थोड़ा थोड़ा इनिशियल साइन तेजी के। तो इनिशियल साइन तेजी के दिख तो रहे हैं, बने रहिए।
क्या पता ये ऊपर के लेवल्स भी जल्दी दिखा दे, तो आप ऑलरेडी बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुभाष गोडबोले साहब के पास उगार शुगर के शेयर हैं, 84 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, 2 साल से इसे होल्ड कर रहे हैं। अब इन्हें क्या करना चाहिए? रिसेंटली प्रमोटर भी इसमें एक्टिव हुआ था कुछ। शुगर स्पेस मैम, डाउन साइड की पॉसिबिलिटी अब दिख रही है क्या उसमें? देखिए, पर 2 साल से इन्होंने होल्ड किया है, तो बिल्कुल जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम बोलते हैं वो वाली चीज हो गई है कि ये पैसा फंस गया उनका। नहीं तो ये दूसरी जगह लगाते थे तो तब तक अच्छा यहाँ पे रिटर्न मिलता था, लेकिन अभी भी ये काउंटर इतना अच्छा और इतना अट्रैक्टिव लग नहीं रहा। अब मैं इसके पीछे की अगर आपको कारण बोलूं तो कोशिश, इस बार के जो प्रॉफिट थे Q3 FY25 में, वो भी बहुत बड़े हम नहीं बोल सकते कि थे। 2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जो कि बहुत ज्यादा डाउन ही माना जाएगा लास्ट ईयर के मुकाबले। तो सर वही चीज जो मैंने अभी बोली कि आप नतीजे देखते जाइए। देखिए 2 साल में अगर आप नतीजे देखते तो शायद ये आप पहले ही निकल जाते, क्योंकि नतीजों में तो वीकनेस थी वो आने लग गई थी। तो मैं इसीलिए सभी यहाँ पे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज नतीजे जरूर देखिए। अगर नतीजों में डी ग्रोथ आ रही है, लॉसेस आ रहे हैं, तो फिर उसमें ज्यादा लंबा नहीं बने रहे और शिफ्ट कर लीजिए। तो वो चीज इसके साथ भी थी कि 45 करोड़ के प्रॉफिट से 2 करोड़ का ही प्रॉफिट आ गया था। ये जो Q3 ऑफ FY25 में नतीजे दिए, कितना बड़ा डाउनफॉल था। तो कहाँ से चलेगा ये काउंटर जब रिजल्ट्स अच्छे नहीं है? तो सर अभी आप क्या कर सकते हैं, ये वीक ही लग रहा है काउंटर, पार्शियली आप एग्जिट ही कर जाइए इसमें से। 38 का या तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए, एक बार फिर से नतीजों का वेट करना है तो वेट कर लीजिए, और स्टॉप लॉस 38 37 का लगा लीजिए। और अगर नतीजे भी अच्छे नहीं आते और उसी भी स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, दोनों में से जो भी होता है, फिर एक बार एग्जिट करिए और दूसरे कहीं भी आप स्टॉक में नजर बनाइए पावर के क्षेत्र में। मुझे लगता है कि आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली ये नुकसान की भरपाई होती हुई नजर आए। तो आपको एक राय दी गई है, चाहे नंबर्स को लेकर या फिर स्टॉप लॉस के हिसाब से, जो आपको पहले हिट करे उसके हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। IRFC 154 के हिसाब से खरीदारी कर रखी है मनोज कुमार साहब ने, इन्हें क्या करना चाहिए इसमें मैम? 154 के हिसाब से खरीदारी की है। हाँ, देखिए लग तो वीक ही रहा है IRFC, लेकिन ये सब काउंटर्स ऐसे हैं कि थोड़े फेवरेट रहे हुए थे एक जमाने में हम सबके, और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि डेफिनेटली यहाँ पे सरकार की तरफ से अगर कुछ भी पॉजिटिव रेलवे सेक्टर के लिए आता है, फाइनेंसिंग कंपनी वैसे भी ठीक लग रही है, तो ये फिर से सुधार की तरफ जाएगा। तो वहां पे हो सकता है कि कॉस्ट प्राइस इनकी मीट होती हुई नजर आए। सिर्फ उसी उम्मीद पे अभी तो बने रहिए 112 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन ये थोड़ा वीक और हो सकता है, उसकी तैयारी जरूर रखिए। ऊपर में एक बार 127-28 का लेवल क्लोज कर दिया उसके ऊपर का, तो बढ़िया तेज हो जाएगा, फिर 135 से 150 के लेवल्स देखने को मिले। तो 135-150 के लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड अगर थोड़ा स्टेबल हो जाता है तो शायद देखने को मिले, लेकिन अभी के लिए आपको ये राय दी गई है कि अभी तो फिलहाल आप बने रहिए, लेट्स सी। इसके अलावा मैम, टीटागढ़ रेल सिस्टम खरीदने में लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं प्रखर भारद्वाज साहब, क्या खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? जी, टीटागढ़ रेल की हम यहाँ पे बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, अभी रुक जाइए। इसमें अभी रुक जाइए क्योंकि गिरावट थोड़ी और आ सकती है, चार्ट्स यहाँ पे यही संकेत दे रहे हैं। तो उसी चक्कर में अभी इसमें मैं एंट्री करने की सलाह नहीं दूंगी। एक बार तेजी के लिए इसको बहुत जरूरी है 780 के ऊपर बंद होना, उसके ऊपर बंद हो तो प्लीज पोजीशन वापस से रिव्यू करा लीजिएगा, बट अभी रुक जाइए। तो अभी के लिए आप रुक जाइए, थोड़ा और समय दे दीजिए, उसके बाद कॉल लीजिएगा, लेकिन अभी के लिए आप इसे अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। टाटा स्टील परमार साहब के पास खरीदारी में है, इन्हें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, टाटा स्टील की बात करें तो आज तो कोशिश की है इस काउंटर ने थोड़ा तेजी दिखाने की। खरीदारी के लेवल्स हमें पता चल सकते हैं? मैम, इन्होंने खरीदारी के लेवल्स 155 रुपए के दाम पे दिए हैं। 155 पे है, ठीक है, एक बार होल्ड करना चाहिए 124 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि जब खरीदारी की होगी उसके बाद इन्होंने 124 का लो तो आराम से देख ही लिया है। तो एक बार वापस से एक चांस देते हैं, देखते हैं क्या होता है। वापस मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी है, तो टाटा स्टील जैसे काउंटर से ना निकले, होल्ड कर लें 121 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें इनिशियली मुझे लगता है 140 का रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो लेवल को क्रॉस होना। उसके बाद वापस से 153 के लेवल आएंगे जो कि कॉस्ट प्राइस के आसपास के रहे। ओके मैम, एक NBCC को लेकर सवाल है, मिंटू जी का सवाल है। इनके पास 120 रुपए के दाम पर खरीदारी है और IRB इंफ्रा 61 रुपए के दाम पर खरीदारी है। दोनों में ये एक साल दे सकते हैं, नजरिया क्या रखना चाहिए इन्हें?
बिल्कुल रखिए, एनबीसीसी को भी होल्ड करके रखिए। 1 साल का नजरिया है, बहुत अच्छा ये काउंटर हो जाना चाहिए, ऐसा लगता है चार्ट देख के। 86 के आसपास अभी चल रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि 94 95 तक ये इनिशियली जाके आए, तो बिल्कुल होल्ड करना है। ये तो मैं शॉर्ट टर्म के लेवल्स दे रही हूँ, लॉन्ग टर्म में तो ये और भी अच्छा तेज हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के टारगेट्स अभी जो मेरे को लगता है इसके बनाए जा सकते हैं वो 120 तक बने जा सकते हैं, लेकिन ये सब टारगेट्स अभी आएंगे जब मार्केट भी सपोर्टिव होगा, ग्लोबल मार्केट्स की जो न्यूज आ रही है वो भी सपोर्टिव होंगी, तो वो जरूर ध्यान रखिए। बट होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लगती। स्टॉप लॉस 70 का रख लीजिए। और दूसरा जी, इनका दूसरा सवाल जो था, एक था एनबीसीसी और दूसरा सवाल था आईआरबी 61 रुपए के दाम पे। सुमित जी आप कुछ बोल भी रहे थे शायद। हाँ मैम, मैं ये बोल रहा था कि आज आपके कंपेरेटिवली होल्ड ज्यादा है सेल से, एग्जिट से, तो कुछ ऐसा दिख गया क्या बाजार में जो आप होल्ड वाले स्टॉक ज्यादा आइडेंटिफाई कर रहे हो? देखिए दिखा कुछ नहीं, लेकिन जो ट्रम्प का अभी रुख आया है वो जो थोड़ा सा लीनियंट हुआ है वो कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म क्रिएट कर रहा है, जो 90 डेज का एक्सटेंशन दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं बॉन्ड यील्ड्स ने उनको मजबूर कर दिया है ये चीज को समझने के लिए कि ये टैरिफ्स पे थोड़ा सा उनका रुख नरम होना चाहिए। ऐसा हमारा एनालिसिस और स्टडी है, वी माइट बी रॉन्ग, तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। और 90 डेज मेरे को लगता है हमारी भारत सरकार के लिए बहुत हो जाएंगे, वो जरूर कुछ ना कुछ एक बीच का रास्ता निकाल के इस सिचुएशन को संभाल लेंगे, ये मेरे को दूसरा पॉइंट लगता है। तो इन सब पॉइंट्स की वजह से, और तीसरा जैसा अपन बात भी कर रहे थे, डॉलर टूट गया है, तो वो इंडियन मार्केट्स में एफआईआईज को डेफिनेटली अट्रैक्ट करना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम, अगर ये कंटिन्यू रहा तो। इन सब पॉइंट्स को लेके मुझे लग रहा है कि शायद हमारे मार्केट्स के लिए, शायद होपफुली बाय अगर भगवान की कृपा रही तो यही यहाँ पे बॉटम जो बना है, काश यही बन जाए तो और यहाँ से कुछ एक कंसोलिडेशन हो जाए। हाँ, तो ये होल्ड सेल कब बदलेगा? डेफिनेटली नो डाउट, अगर जो प्रीवियस लोज निफ्टी ने बनाए हैं अगर वो ब्रेक हुए तो फिर वापस से दिक्कत वो तो रहता है। देखिए चार्ट्स पे तो जैसे जैसे मूवमेंट आएंगे वैसे वैसे कॉल्स आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो कहते हैं ना गट फीलिंग या फिर एक सब्जेक्टिव भी कभी कभी जो व्यू आता है, आप भी मुझे लग रहा है सुमित जी आपको भी लग रहा होगा कि अभी 90 डेज का एक्सटेंशन ऐसा नहीं है कि तलवार सर से हट गई है, लटकी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सरकार कुछ ना कुछ करके इस चीज को शायद हैंडल कर लेगी, ये मुझे एक ऑप्टिमिज्म नजर आ रहा है। मैम तो देखते होल्ड हो गया, सेल हो गया, बाय कब बनेगा? नहीं, बाय तो अभी बहुत इस मार्केट में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए। स्टैगर्ड बाइंग हमेशा से हम बोलते आ रहे हैं, ये 100 रुपए है तो 30 रुपए की बाइंग, 20 रुपए की बाइंग तो कर ही लीजिए, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो वो तो हमेशा अभी भी मैं बोलूंगी कि अगर स्टैगर्ड बाइंग है तो थोड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी के शेयर्स में कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर बाइंग के लिए अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ये माहौल में मुझे नहीं लगता आप बड़े से बड़े एनालिस्ट को भी अगर आप बात करेंगे तो कोई भी एकदम सर्टेनिटी से बोल पाएगा कि आगे का रुख क्या रहने वाला है। नो वन कैन प्रेडिक्ट। नहीं, ये पूछना जरूरी था मैम, क्योंकि इस बाजार में इतने सारे शेयरों पे आपने होल्ड 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 कहा है, तो एक्चुअल में होल्ड हो रहा है कि होना नहीं चाहिए। लेकिन बात सही है कि जब तक अनसर्टेनिटी है आप एटलीस्ट थोड़े स्केप्टिकल रहिए, आप पूरी तरह से अपनी पूंजी मत डालिए, थोड़ा थोड़ा SIPs कंटिन्यू करिए। ये अगर थोड़ा लंबे समय चलती है तो आपके लिए उल्टा अच्छा ही है, आपको पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिलेगा, धीरे धीरे अच्छे अच्छे शेयरों को आप पिक एंड चूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह की सिचुएशन है जिनको आप प्ले आउट कर सकते हैं, बाकी केस टू केस बेसिस अर्निंग्स तय करेगा। आगे बढ़ते हैं। मैं एक और बात बोलती हूँ, आज की ये तेजी भी जब हम शायद 9 तारीख को बात कर रहे थे या मैं कहीं और चैनल पे भी थी, तो वो भी किसी ने प्रिडिक्ट नहीं की होगी कि उसी दिन रात में इतनी बड़ी तेजी अमेरिकन मार्केट्स में आ जाएगी। वो तो ठीक है हमारी छुट्टी हो गई, नहीं तो बहुत अच्छी तेजी हमें और देखने को मिलती थी। तो ये इतना अनिश्चितता वाला मार्केट है कि एक दिन में व्यूज चेंज हो जाते हैं। मैम एक एक ट्वीट पे आप देखो मार्केट चेंज हो रहा है। ट्रम्प साहब का एक ट्वीट आया बाय डाउ और उसके बाद फैसला आया और बाजार तेज हो गया। किसी को नहीं अंदाजा था कि उन्होंने जो पहले से बोला है वो सच होने वाला है और वो सच हो भी गया। सो ऐसी सिचुएशन मिनट मिनट में पलट रही है, तो अब क्या ही कर सकते हैं। डाउ जोन्स 4% ऊपर, नहीं नैस्डैक 4% नीचे से 4% ऊपर जाता है 90 दिन की एक्सटेंशन की खबर में, फिर वापस ड्रॉप कर जाता है। सो कुछ भी हो रहा है, इसलिए जब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आराम से बैठिए साइड पर और मजा लीजिए जो भी हो रहा है ग्लोबल मार्केट में। चाइना का रहेगा, वहां से कुछ बड़ा नहीं आना चाहिए एक्शन। वो मुझे एक जरूर डराता है कि अगर उसने कुछ बहुत बड़ा एक्शन लिया, क्योंकि वो शांत रहता है और वो बस करके दिखा देता है, वो बोलता नहीं है, तो कोई एक्शन ना ले ले चाइना, बाकी कोई और देश से कुछ मुझे नहीं लगता कोई बड़ा खतरा रहेगा। तो ये जो चीज
ठीक होने की कोशिश कर रही है, शायद चलती रहे अनटिल अनलेस चाइना कुछ यहाँ पे बड़ा एक्शन ना ले। तो वही, इनफैक्ट और उसमें भी इंडिया के लिए शायद कुछ पॉजिटिव निकल के आ जाए अगर रिटेलिएटरी मेजर्स चाइना ने लिए। सो लेट्स कीप आप कह ही रहे हो तो आ ही गया है। अभी अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि चाइना एडिशनल टैरिफ यूएस पे लगाएगा 125%, 84 से बढ़ा के। तो ये तो चल ही रहा है मैम, कहीं 80, कभी 100, कभी 150, कभी 200, वो तो चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। जिसको जो नंबर अच्छा लग रहा है वहाँ पे टैरिफ फिट किए जा रहा है। लेट्स सी ये कहाँ सेटल होती है चीज़ें, कहाँ पे दोनों की बातचीत होती है और कहाँ सिचुएशन थोड़ी एमिकेबल निकल कर आती है इन लोगों के लिए। खैर, इस पर आगे बात करेंगे हम मैम, लेकिन एक दो दर्शक और हमारे साथ मौजूद है, जरा पहले उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ गुंजन मौजूद है आसाम से बातचीत करने के लिए। गुंजन जी नमस्कार। गुंजन जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। नमस्कार मैम। हाँ। मैम क्या सवाल है आपका? मेरा ये भिकाजी फूड्स पे है, मेरे पास 20 शेयर्स है 740 के रेट पे। ओके। तो इसमें अभी कैसे होल्ड रखना है ना, क्या करना है? मैम इसको यूज भी करते हो या फिर खाली शेयर ही लेकर रखा है? यूज भी करते हैं। चलिए, नहीं तो आप लोग क्योंकि खुद ही यूज करते रहोगे तो शेयर गिरना भी रोके रहोगे ना, क्योंकि वो कंजम्पशन से बचा रहेगा। ज्यादा यूज करना पड़ेगा। ओके, कितना टाइम मैम इसके लिए रखा है आपने? ऐसे मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, बट अगर इसमें क्या आगे कैसे प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं उस हिसाब से। ठीक है, आप फर्दर ऐड भी कर सकते हो इसको? हाँ, ऐड कर सकती हूँ। चलिए आशा मैम, बीकाजी फूड्स कंज्यूम तो आप कर ही लेते हो, अब शेयर में क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कंजम्पशन होता है हमारे यहाँ पे तो। देखिए शेयर में ना होपफुली अच्छा आज का मूवमेंट आया है, तो ये मूवमेंट इनकी कॉस्ट प्राइस तक जाने की बिल्कुल यहाँ पे गुंजाइश रखता है। इनफैक्ट मुझे लगता है ये जो मोमेंटम तेजी का आया है, सब कुछ ठीक रहा तो 770 775 तक भी ये काउंटर चला जाएगा, तो वहां पे इनको प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो मैम आप क्योंकि विचार में है कि मैं ऐसे क्या करूं, तो आप अभी होल्ड ही कर लो। 705 के आसपास अभी ये चल रहा है, 740 पे खरीदा हुआ है स्टॉप लॉस के साथ। अभी स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आ रहा है मैम, लेकिन अभी क्या करें, मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी गिरावट दिखाई दी। इस काउंटर पे 650 का एक स्टॉप लॉस आ रहा है। आप अगर इतना आपकी कैपेसिटी है, आप इतना झेल सकते हो स्टॉप लॉस, तो प्लीज उसको रख के आप 775 तक के लक्ष्य के लिए एक बार इसे होल्ड कर लो। होपफुली मुझे लगता है ये आपको प्रॉफिटेबल एग्जिट देगी। तो आप बने रहो, कंजम्पशन करते रहो, होल्ड करते रहो, और शायद आपके लेवल्स भी जल्दी आपको आते हुए दिखाई पड़े। वैसे भी आज फ्राइडे है, थोड़ा ज़्यादा ही कंजम्पशन हो जाता है इसका, क्योंकि वीकेंड है तो लोग एंजॉय करने के लिए इसको ज़्यादा कंज्यूम कर डालते होंगे। खैर, लेकिन बीकाजी फूड्स में आप अदरवाइज बने रहो, ये आपको एक राय ऑन अ सीरियस नोट यहाँ पर दी गई है। आगे बढ़ते हैं मैम, कुछ और सवाल भी हमारे पास आए हैं। उसमें एक दो सवालों में एक सवाल आया हुआ है ध्रुव पाठक साहब का। इनके पास बॉम्बे हाइब्रिड सीड्स के शेयर हैं। मैं तो इसका नाम भी नहीं सुना, लेकिन अगर आपने सुना है तो क्या करना चाहिए इसमें? इनका अगर कोड बताना हो तो इनका कोड है, ये मिला मेरे को। हाँ जी, बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड। इसमें क्या करना चाहिए? और दूसरा एसआर शिपिंग, यहाँ पे क्या किया जाए? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले यहाँ पे बॉम्बे सुपर हाइब्रिड की यहाँ पे बात करूँ तो देखिए ये काउंटर थोड़ा सा वीक लग रहा है। इन्होंने किस लेवल पे खरीदारी की है, हमें ये कॉस्ट प्राइस पता पड़ सकती है? इन्होंने कॉस्ट लिखी मैम दोनों शेयरों में। अच्छा, नहीं थोड़ा सा वीक लग रहा है ये काउंटर, और वीक ऐसा है कि ज्यादा नहीं, अगर 115 के नीचे क्लोज हो गया तो बड़ी गिरावट आ जाएगी। अब देखिए हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, तो उस हिसाब से मैं सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ, चार्ट्स पे वीक लग रहा है, नई बाइंग तो करनी नहीं है, और लिया हुआ है तो मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगी, प्रोवाइडेड 115 के नीचे का क्लोज दे दे, यानी कि जो मैं स्टॉप लॉस दे रही हूँ वो अगर ट्रिगर हो जाए तो एग्जिट करिए। यही सलाह इस काउंटर पे रहेगी, क्योंकि चार्ट्स वीक बने हुए हैं इसका। दूसरा शिपिंग का कोई शिपिंग कॉर्पोरेशन, एसआर शिपिंग मैम। एसआर शिपिंग जी, यहाँ पे एसआर शिपिंग की बात करें तो ये काउंटर भी वैसे तो वीक लग रहा है, लेकिन बॉम्बे सुपर हाइब्रिड ज्यादा वीक लग रहा था अनडाउटेडली। ये काउंटर भी थोड़ा वीक है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा है अपने कुछ मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करने की। जस्ट होल्ड करने की सलाह रहेगी। 21 के स्टॉप लॉस के साथ 24 के आसपास चल रहा है, 21 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। पहला टारगेट 26 का, दूसरा टारगेट इसमें जो रखा जा सकता है वो फिर रहेगा 29 से 30 का। ओके मैम, फेसबुक पे एक सवाल आया है हनीश श्रृंखला साहब का। ये पूछ रहे हैं कि पहले तो ये आपके प्रशंसक भी हैं,
आईटी स्टॉक और फार्मा स्टॉक दोनों स्टॉक्स को इन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है और ये फर्दर ऐड करने की इच्छा रख रहे हैं। इस रिस्की सिनेरियो में क्या ऐड करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो कौन से? देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि फार्मा पे भी डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से स्टेटमेंट तो आ चुका है कि आज नहीं तो कल कहीं वहां पे भी कुछ ना कुछ टैरिफ जरूर लगाएंगे। आईटी स्टॉक की बात करें तो वो ग्लोबल मंदी के चलते अनसर्टेनिटी के माहौल में और टीसीएस का जब हमने हाल देखा तो दोनों ही काउंटर्स पे अभी बड़े स्टेटमेंट देना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी मेरी तरफ से भी, क्योंकि दोनों में अनिश्चितता काफी ज्यादा है। लेकिन फिर भी अगर इन्वेस्ट करना है तो रुक जाइए, रिजल्ट्स तक वेट कर लीजिए, वहां हम थोड़ा बच भी जाएंगे। क्योंकि अगर रिजल्ट्स खराब आ गए और हमने अभी कुछ ले लिया, एक तो वैसे ही मैक्रो लेवल पे काफी रिस्क है और फिर वो स्टॉक के लेवल पे भी रिस्क हो जाएगी। तो नतीजों के आने के बाद ही एंट्री करिए, अभी रुक जाइए दोनों ही काउंटर्स में, अभी ना एंट्री। मैम, एक राय आपसे जाननी थी कि जैसे कोविड के समय पर हुआ था, 1000 केस जैसे डिटेक्ट हुए थे कोविड के पहले या 5000 केस बने थे, वैसी बाजार में बड़ा भारी भरकम गोता लगाया था। लेकिन जैसे ही 1 लाख केस हो गए, बाजार सेटल हो गया, लोअर बन गया बॉटम और बाजार भाग गया। तो जो चाइना ने पहला टैरिफ लगाया है 70% का, 80% का, 100% का, वहां बाजार गोते लगा रहा है। क्या जिस दिन ये 1000% हो गया उस दिन बॉटम बन गया, बाजार भागना शुरू कर देगा? देखिए, मैं एक चीज बोलती हूँ, ये जो पहले स्टेप्स होते हैं ये मार्केट को डराते हैं। उसके बाद के कोई भी सब्सिक्वेंट स्टेप्स आते हैं, मुझे लगता है मार्केट तैयार रहते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए। ये हमने पास्ट में भी देखा है कि स्टार्टिंग में जो वो एकदम से कोई चीज पॉपअप होके आती है तभी मार्केट ज्यादा स्पूक होते हैं, बट लेकिन वो धीरे धीरे उसके बाद पे इतने रिएक्शंस नहीं देते जबकि बाद की न्यूज ज्यादा खराब हो। तो मुझे लगता है कि हमारे मार्केट्स भी अब डाइजेस्ट हो रहे हैं और प्रिपेयर हो रहे हैं कि इस तरह का सिनेरियो डेवलप होगा। और जब अनसर्टेनिटी फिर थोड़ी सी कम हो जाती है, अगर मार्केट्स प्रिपेयर होने लग जाते हैं उस चीज को लेके, तो फिर रिस्क भी कम हो जाती है। मुझे यही सब चीजें लग रही हैं कि अब चाइना और यूएस ये दो अकेले कैंडिडेट्स हैं जो आपस में थोड़ा सा डिस्प्यूट में है। बाकी कंट्रीज तो साइड में वेट एंड वॉच के मोड में चली गई हैं। यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी बयान आ गया है कि वो भी जो रिटेलिएटरी मेजर्स लेने वाले थे वो अभी होल्ड पे कर दिए उन्होंने। मुझे लग रहा है कि अब शायद मार्केट इतना स्पूक नजर नहीं आए, दोनों तरफ से जो ये बाण छोड़े जाएंगे टैरिफ्स के उनको लेकर।